जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रायोरिटी सेट नंबर 14। यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपका जो क्लास था काफ़ी समय से बंद था, शाम वाला क्लास, लेकिन अब आप लोगों का क्लास एक दिन भी बंद नहीं रहेगा। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जो जिला दारा स्थित है, तो जो जिला दारा है वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल, काराकोरम, ये सभी दारा कहाँ पे हैं? बुर्जिल दारा, ये सभी कहाँ पे हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम प्रास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे है? तो लेह में। और ध्यान रखिएगा कि जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसका कैपिटल कहाँ पे है? तो लेह। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? तो लेह में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेह। इसके बाद है सागर में अधिकतम खराबपन पाया जाता है, तो कौन से सागर में अधिकतम खराबपन पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार वो होगा लाल सागर। ध्यान रखिएगा इस कौन से सागर में अधिकतम खराबपन पाया जाता है? तो लाल सागर, लेकिन सबसे ज़्यादा मृत सागर में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मृत सागर में। इसके बाद है कि सतत अल अरब डॉट डॉट के बीच सीमांकन बनाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सतत अल अरब है ये किस देश के बीच सीमांकन है? तो ईरान और इराक के बीच। ध्यान रखिएगा कि ईरान इराक के बीच कौन सा सीमांकन रेखा है? तो वो है सतत अल अरब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, सन्ना डॉट डॉट की राजधानी है, तो जो सन्ना है वो किस देश की राजधानी है? तो वो है यमन की। ध्यान रखिएगा कि यमन की कैपिटल कहाँ है? तो सन्ना। इसके बाद है लेबनान, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। ध्यान रखिएगा, बेरूत। और यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। ध्यान रखिएगा, अबू धाबी। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मालवा का पठार। ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा मालवा के पठार। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन चौगान यानी पोलो खेलते समय मारा गया था? तो ध्यान रखिएगा कि चौगान यानी पोलो खेलते समय किसका मृत्यु हो गया था? तो वो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन का जो मृत्यु हुआ था चौगान खेलते समय हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा जो कुतुबुद्दीन था वो ये गुलाम वंश के शासक था। ठीक है, तो इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका जो शासनकाल था 1848 से 1856 ईस्वी के बीच। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में रेलवे के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसके बाद है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में कब किए जाते हैं? तो 1917 ईस्वी में। कहाँ पे? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अलग है। इसके बाद है अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा कि अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रीकों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इसके बाद क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था कब हुआ था? देखिए इसका जो ऑप्शन है वो तो गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखिए 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिल वस्तु में, जो नेपाल में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था कुंसीनगर में। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु में, और मृत्यु कुंसीनगर में कब? तो 483 ईसा पूर्व में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन के नाम था
वो क्या था, तो सिद्धार्थ। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। किसके द्वारा कहा गया था, तो एडविन अर्नाल्डो के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखिएगा जय हिंद का भी नारा, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है, तो सुभाष चंद्र बोस का। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, तो उड़ीसा के कटक में। इसके बाद इनका जो मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1945 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि कलचुरी की राजधानी थी, तो 13 जो है कलचुरी की राजधानी थी। 13 का जो आंसर होगा, ध्यान रखना यहाँ पे कि कलचुरी वंश की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कहाँ थी, त्रिपुरी। ध्यान रखिएगा कि कलचुरी वंश की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, तो त्रिपुरी। इसके बाद है तारीख ए फिरोज शाही लिखा गया था, तो तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा कि तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है तो तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है, तो जियाउद्दीन बर्नी के ये पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद है तुलसीदास ... के शासनकाल के दौरान के थे, तो ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जो थे किसके शासनकाल में थे, तो वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो अकबर था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके गर्भ से, तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अकबर के बचपन के नाम क्या था, जलाल। ठीक है, इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, तो वो है अभी तक उदित नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है, इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत के गुजरात में। नमक का भी कहाँ पे उत्पादन होता है, तो गुजरात में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में मवेशी है। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक पशु वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है कि सर्वाधिक पशु वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद है धली राजहारा क्षेत्र से लौह ऐसा किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भिलाई। ध्यान रखिएगा जो छत्तीसगढ़ में है, धली राजहारा क्षेत्र से लौह ऐसा किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है, तो वो है भिलाई। इसके बाद है निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सतलज का है, सिंधु का है, चेनाब का है, लेकिन झेलम का मानसरोवर झील के पास उद्गम नहीं है। इसके बाद है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका जो संबंध है वो किससे है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। ध्यान रखिएगा कि इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि संविधान में प्रथम संविधान जो संशोधन कराया जाता है 1951 ईस्वी में, और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो जो 9वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो भूमि सुधार से। इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश की आयु है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की जो आयु है वो कितना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका प्रस्तावित कितना है, तो 65। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए, ठीक है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का मतलब संस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने अराय होती हैं, तो जो अशोक चक्र है उसमें कितनी अराय यानी तीली होती हैं, तो 24 होती हैं। ध्यान रखना है कितना, तो 24। इसके बाद है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या है, तो ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 395। वर्तमान में
400 प्लस है, ध्यान रखिएगा 400 प्लस। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक का सही कालक्रमानुसार में क्रम है। तो मौर्य शासकों का क्रम सजाना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकार कौन बनते हैं, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन बनते हैं, अशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। इसके बाद है हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग ... की अवधि तक थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो हर्षवर्धन था वो कितने वर्ष तक शासन किया था, तो 40 वर्ष तक। ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था, तो 40 वर्ष तक। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसी के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है हेनसोंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हेनसोंग नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक हैं ऐसे मानते थे। ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा ये माना जाता था कि दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, यानी कठोर तपस्या करने से क्या हो सकती है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद है मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकार कौन थे। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकार कौन थे। इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद कौन किसका उत्तराधिकार हुआ था, तो वो हुआ था शुंग वंश। ध्यान रखिएगा कि हाँ मौर्य वंश के बाद कौन बना था, तो किसका वंश स्थापित हो गया, तो शुंग वंश का। इसके बाद है कि तत्वतः वर्ण व्यवस्था ... पर आधारित थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपजीविका के आधार पर। ध्यान रखिएगा जो वर्ण व्यवस्था था वो किस पे आधारित था, तो उपजीविका के आधार पर ये आधारित था। इसके बाद है कि भारत का विभाजन किया गया था। तो जो भारत का विभाजन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा किया गया था। या ध्यान रखना है बाल्कन योजना, इसी को बोलते हैं बाल्कन योजना। तो ध्यान रखना है बाल्कन योजना। इसके बाद है बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब, तो 1765 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, तो 1772 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब, तो 1772 ईस्वी में। इसके बाद है कि 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया। ध्यान रखना है कि 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था उसको क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया गया, यानी अंत कर दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि पुराणों की संख्या है, तो जो पुराणों की संख्या है वो कितना है, तो 18 है। और जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ध्यान रखना है कि सबसे जो प्राचीन पुराण है कौन सा है, मत्स्य पुराण। इसके बाद है कि पर्शियन भारत में सर्वप्रथम आए थे। तो जो पर्शियन है वो सर्वप्रथम कहाँ से भारत में सर्वप्रथम आए थे, कहाँ, तो वो आए थे सूरत। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पर्शियन जो थे भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो सूरत में आके बसे थे। इसके बाद है कि चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था ... की शासिका थी। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदनगर। ये अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, जो किसके सामने आत्मसमर्पण कर दी थी, तो अकबर के समय। ध्यान रखना है कि अकबर के समय चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, तो अहमदनगर के थी। किसके सामने आत्मसमर्पण की थी, तो अकबर के समय। इसके बाद है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा। कब, तो 1526 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए हैं, तो 5 बार। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है टीपू सुल्तान शासक थे।
तो जो टीपू सुल्तान शासक थे वो कहाँ के थे? तो मैसूर के शासक थे। ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। और इनका राजधानी कहाँ था? तो वो था श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो शेर ए मैसूर के नाम से किसे जानते हैं? टीपू सुल्तान को। इसके बाद है क्वेश्चन कि नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो नादिर शाह था वो कब किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा नादिर शाह के द्वारा भारत पे आक्रमण कब किया गया था? तो 1739 ईस्वी में किया गया था। तो वो कहाँ के था? तो वो ईरान से था। ध्यान रखिएगा कि नादिर शाह, ठीक है, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाते हैं? तो नादिर शाह को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। इसके बाद है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान थे। तो ध्यान रखिएगा कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसे 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने कितने बार आक्रमण किया था? तो 6 बार किया था। इसके बाद है सीरी का किला, हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन के नाम था अली गुरसप्पा। क्या नाम था? तो अली गुरसप्पा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित लिंगानुपात है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है।